गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 6, 7, 8 के लिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। पुष्प की अगर बात की जाए तो एक पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो पुष्प होता है। जनन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनन के अंदर भाग लेने वाला जो भाग है वो होता है पुष्प। उस पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से भाग नर भाग के रूप में होते हैं, कौन कौन से मादा के रूप में होते हैं और किस प्रकार से उनके बीच में संयोजन या निषेचन प्रक्रिया होती है, तो वो सब कुछ आज हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो बाहर की जो संरचना है उसको जानते हैं। ये पुष्प का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले देखेंगे सबसे नीचे वाला जो भाग है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुष्प मेरे हाथ में, तो ये आपको जो भाग दिखाई दे रहा है वो वाला भाग यहाँ पर है। इसको हम बोलते हैं पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत या पुष्प का डंठल, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेडुंकल। इसके द्वारा पुष्प है वो किसी पादप से जुड़ा हुआ रहता है, यानी यह पादप और पुष्प के बीच की क्या है, योजक कड़ी है, तो दोनों को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद देखिए ये है पुष्पासन, पुष्प प्लस आसन, यानी वह स्थान जहां पर पुष्प रुका हुआ रहता है या पुष्प स्थिर रहता है। इस उसमें देखिए ये जो खुला हुआ भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। उसके बाद देखिए ये है अनुबाह्य दल, एक होता है बाह्य दल। अब कुछ पुष्पों के अंदर तो ये दोनों होते हैं और कुछ पुष्पों के अंदर केवल बाह्य दल होते हैं। इस चित्र में जो आपको दिखाया गया है वो केवल बाह्य दल है। सैंपल इसको अपन कैलिस के नाम से जानते हैं, तो बाह्य दल ये देखिए इसके अंदर देखा जाए तो ये अंदर वाले हैं, ये अनुबाह्य दल है और ये बाह्य दल है। इनका जो काम होता है वह है इस पुष्प के आकार को बनाए रखना। आपने अपने घर में भी देखा होगा जो अपने कृत्रिम प्लास्टिक के फूल होते हैं, उन फूलों की पंखुड़ियों को रोकने के लिए उनके नीचे एक हरे से रंग की कुछ पंखुड़ियां या पत्तियां लगी हुई रहती है, तो वो उसका क्या होता है? बाह्य दल होता है जो उसके आकार को बनाए रखता है। अगर वो किसी कारणवश टूट जाए तो उस फूल का जो आकार बिगड़ जाता है, फूल ही खराब हो जाता है। तो ये इसका काम था। दो रूप में हो सकते हैं, अनुबाह्य दल और बाह्य दल। इस पुष्प के अंदर दोनों है, देखिए ये सबसे बाहर वाले ये तो अनुबाह्य दल है और ये वाले क्या है? बाह्य दल। इसके बारे में बात करते हैं अपन। ये जो आपको दिखाया गया है पंखुड़ियां, इसको अपन दल और अंग्रेजी में इसको पेटल्स बोलते हैं। उसका सबसे आकर्षक भाग, इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कीट पतंगे हैं या मनुष्य की बात करें तो वो भी इसी के द्वारा आकर्षित होता है, क्योंकि इनका रंग बहुत ही आकर्षक होता है और इनके अंदर विशेष प्रकार की गंध भी आती है, जिसके द्वारा कोई विशेष प्रकार के पादप या पुष्प के पीछे हम आकर्षित होते हैं। पसंद की बात करेंगे, ये जो पंखुड़ियां है वो विशेष रंग की या आकर्षित करने वाली क्यों होती है? तो जो कीट पतंगे होते हैं जब इनकी ओर आकर्षित होते हैं तो उनके द्वारा एक पादप के अंदर जो महत्वपूर्ण क्रिया है उसको संपन्न करवाने में सहायता मिलती है, इसको हम बोलते हैं निषेचन। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पंखुड़ी की संख्या है वो कितनी भी हो सकती है, सैकड़ों की संख्या में भी हो सकती है, 2-4 हो सकती है, ये खुली हुई भी हो सकती है और जुड़ी हुई भी हो सकती है। इसके बाद देखिए ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं नर भाग, पादप का नर भाग। नर भाग के अंदर दो आते हैं। नर भाग का जो मुख्य भाग है वह पुंकेसर, इसको हम पुंम भी कहते हैं, और इसके दो पार्ट हैं। एक तरफ पुतंतु, ये वाला देखिए ये क्या है? पुतंतु, जिसके ऊपर ये परागकोश सब रुका हुआ रहता है, इसको अपन फिलामेंट बोलते हैं। इसके बाद देखिए परागकोश, ये जो ऊपर वाला है ये परागकोश कहलाता है। अभी पुष्प के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल का बताऊंगा, अभी आप इसको समझिए। तो परागकोश क्या होता है? इस पादप का नर भाग होता है, या इस पूरे को क्या बोलेंगे? नर भाग के रूप में जानते हैं। कितने पार्टों में बांट दिया इसको? 2 पार्ट में, पुतंतु और परागकोश। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये होते हैं परागकण। परागकण, परागकण वह भाग है जो जनन के अंदर भाग
भाग लेता है। इसके बाद देखिए जो मादा भाग है उसको अपन स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर पुष्प के अंदर बीच के अंदर स्थित होता है और इससे हमें जो संख्या मुख्य रूप से एक होती है, लेकिन इस एक के अंदर कुछ पार्ट वो निकले हुए रहते हैं, तो इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 कौन कौन से? सबसे पहला है वर्तिकाग्र, जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको अपन वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। यह ऊपर से कुछ चौड़ा रहता है और यहाँ पर एक चिकना पदार्थ वो शामिल रहता है ताकि जो परागकण है वो यहाँ आकर गिरे, वो परागकण यहाँ पर क्या हो जाए? चिपक जाए। इसके बाद में थोड़ा आंतरिक जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और जो इसके नीचे वाला एक खुला हुआ भाग है जो पुष्पासन के ऊपर होता है इसको बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। इसी अंडाशय के अंदर इसमें अंड कोशिकाएं पाई जाती है। अंड कोशिकाएं में कोशिकाएं हैं जो निषेचन के बाद में बीज का निर्माण करती है और उसी बीज के द्वारा एक नए पादप का निर्माण होता है। तो ये तो इसके भाग थे। मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना आपको कि पादप के अंदर 2 जननांग हैं। अगर पादप द्विलिंगी है तो, अगर पादप एक लिंगी है तो एक ही लिंग होगा, क्योंकि पादप दोनों प्रकार के होते हैं। अभी जो मेरे पास में द्विलिंगी है और ये है गुड़हल का पुष्प। तो सबसे पहले देखिए डंठल, ये इसके अनुबाह्य तल जो आपको बाहर की ओर दिख रहे हैं, मैं इनको तोड़ रहा हूं, एपिकैलिक्स इसको बोलते हैं अपन। इसके बाद में है ये बाह्य दल, इनको भी मैंने तोड़ दिया। अब ये पंखुड़ियां हैं, अब मैं पंखुड़ियों को हटा रहा हूं एक एक करके। इसकी जो पंखुड़ियां वो खुली हुई है, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए इसके जो महत्वपूर्ण जननांग है वो बच गए हैं। ये जो बाहर आपको पीले से रंग के दिखाई दे रहे हैं यह इसके पुंकेसर, क्या है? पुंकेसर, और इनकी संख्या यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है। और ये ऊपर जो पीला रंग का है यह परागकोश जिसके अंदर परागकण चिपके हुए हैं। और बीच का जो इसका मध्यम वाला भाग है वो इसका कौन सा भाग है? मादा भाग, ये वाला भाग है इसका मादा भाग, इसको बढ़िया वर्तिकाग्र और ये वर्तिका और ये जगह है अंडाशय। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास में जो पुष्प है उनको देख करके उनकी जो आंतरिक संरचना है उसको आप प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। अब प्रश्न बनता है कि जनन इसमें होता कैसे है? जनन 2 क्रियाओं के द्वारा है, 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, स्वनिषेचन और एक होता है परनिषेचन या दूसरे पादप के द्वारा होने वाला निषेचन। एक ही पादप के अंदर 2 पुष्प आ रहे हैं, मान लो गुड़हल का पादप है और उसमें 2 पुष्प आ रहे हैं, एक पुष्प यहाँ पर है और एक पुष्प यहाँ पर है। दूसरे पुष्प का जो वर्तिकाग्र है उस प्रकार से बना हुआ है, ये मान लो इसका वर्तिकाग्र है। तो यहाँ पर क्या है? अंडाशय भी इसके अंदर और क्या है? पुंकेसर भी है। पुंकेसर में क्या है? परागकोश, परागकोश में क्या है? परागकण। अब ये परागकण यहाँ से यहाँ 3 माध्यम से आ सकते हैं, एक तो पानी, दूसरा हवा और तीसरा है कीट पतंगे। तो इन तीनों माध्यमों के द्वारा यहाँ से परागकण अगर यहाँ उतर के यहाँ गिरते हैं तो इसको पर्णक्षेत्र के नाम से जानते हैं, दूसरे पादप से होने वाला निषेचन। या आप बोल सकते हैं इसको परागण। तो परागण में कौन सा? पर परागण, पर यानी दूसरा, तो दूसरे पादप के पुष्प से होने वाला परागण पर परागण कहलाता है। परागण कहते किसे हैं? तो परागकण का पुंकेसर से हट करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर गिरना परागण कहलाता है। परागकण अलग होता है, परागगण अलग होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है? ये तो अपने परागकण, और यहाँ से जाकर के यहाँ पर गिरने की क्रिया क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं, परागण। देखो यहाँ पर क्या लिखा? कण, और ये क्या है? गण, दोनों में अंतर है। तो पर परागण और स्वपरागण। तो यहाँ से तो यहाँ पर गिरते और यहाँ पर आने के बाद में जो परागकण है ये क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। जब परागकण अंकुरित होते हैं तो उनके द्वारा एक नलिका का निर्माण किया जाता है और उसको बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं? पराग नली। और इसी पराग नलिका के द्वारा जो नर केंद्रक होते हैं वो उस नलिका से होती हुई इस अंडाशय के अंदर प्रवेश करते हैं और अंडाशय में प्रवेश करके जो अंड कोशिकाएं हैं उनसे जाके संलयनित हो जाते हैं।
अंड कोशिका और इस परागकण के संलयनित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद में यह जो अंड कोशिका है वो बीज में बदल जाती है। तो इससे तो बनेगा बीज, और जो बाहर का इसका अंडाशय होता है इसके द्वारा बन जाता है फल। यानी हम जो फल खाते हैं वो खाते हैं अंडाशय। बीज कहाँ होता है? उसके अंदर। अंडाशय क्यों फूला? वो फूलता है उस बीज के भरण पोषण के लिए। जब तक उस बीज का पूरा परिपक्व नहीं होगा तब तक ये अंडाशय उसको भोजन उपलब्ध कराता रहता है। तो इस प्रकार से उस फल के पकने के बाद में बीज का निर्माण हो जाता है। और उसी बीज को जब हम मिट्टी के अंदर बो करके होते हैं तो उससे एक नए पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया की ये होती है लैंगिक जनन के अंदर। लैंगिक जनन वह जनन जिसके अंदर पादप के दो लिंग भाग लेते हैं, नर भाग और मादा भाग। अब है जनन पादप में जरूरी इसी प्रकार से हो, दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। इसको अपन कायिक जनन के नाम से जानते हैं। कायिक जनन के अंदर पादप के जैसे कि पत्ती है, तना है, जड़, तो इनके द्वारा नए पादप का निर्माण हो सकता है। जरूरी बीज से ही हो। जैसे हम बात करें केले की, तो केले में आपने बीज नहीं देखा होगा। अब प्रश्न बनता है कि बीज नहीं तो फिर पादप कहाँ से आया? तो हो सकता है इसका पहले बीज होता था लेकिन अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उसकी बीज के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसका उपयोग करना ही बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें नए पादप का निर्माण या नए पादप का मिलना उसकी जड़ से ही जाता है, तो फिर हमें बीज की कहाँ आवश्यकता है? इसीलिए प्रकृति में कई ऐसे पादप वर्तमान में हैं जिनके बीज नहीं है लेकिन पहले थे। कारण हमारी आवश्यकता ने उसको महसूस नहीं किया या उसकी जरूरत नहीं पड़ी और दूसरे तरीके से हमने उसके पादप का निर्माण कर लिया। आज के समय में जो सर्वाधिक लाभकारी पादपों का निर्माण है वो कायिक जनन ही होता है, क्योंकि उस जनन के द्वारा पादपों को लगने वाले पुष्प होते हैं या फल होते हैं वो बहुत ही जल्दी प्राप्त होते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कायिक जनन बहुत अधिक लाभकारी है, लेकिन यह कायिक जनन सभी प्रकार के पादपों में संभव नहीं है। तो सामान्य रूप से प्रकृति के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो यह जनन है वो विभिन्नताकारी होता है, नए नए पादपों को निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। तो आज के लिए इतना ही था। और ये जो डायग्राम है इसको आप अपनी कॉपी के अंदर बनाने का प्रयास करना और शेयर करना। धन्यवाद।